ठीक है। देखिए आज गुड मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज सेट इंग्लिश का सेट नंबर 3 है। और रही बात आप लोगों को जो बोलते रहते हो बच्चे आप लोग कि सर आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया या वकैब नहीं कराया है, तो मैंने वकैब 2000 की वकैब की सीरीज मैंने ऑलरेडी आपको करा दिया है। अब तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि मैंने आपके साथ जो भी प्रॉमिस किया हूँ, जो भी प्रॉमिस कर रहा हूँ, आप ही लोग का प्यार है, आप ही लोग का प्यार ही हमें खींच लाता है। नहीं तो कोई टीचर क्यों इतना करेगा, आप ही लोग सोचो। लेकिन बस आपके प्यार हैं जो खींच लाते हैं, क्योंकि आपके जो प्यारे प्यारे कमेंट आप लिखते हो कि सर हमें क्लास अच्छी लगी, सुपर्ब लगी, जो आप लोग लिखते हो मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। बस आप ऐसे ही कमेंट लिखा करिए। आप लोग एक ही सेकेंड वीडियो देख रहे हो तो भी आप कमेंट लिखा करिए कि हाँ अच्छा है या बुरा है। उससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा ना कि हाँ हम क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चे को क्या समझ में आ रहा है। ठीक है। और ये आपकी एग्ज़ाम तक साथ दूंगा। देखिए 80 दिन लगभग हैं एग्ज़ाम को। जनवरी में एग्ज़ाम होगा, तो जनवरी में एग्ज़ाम होगा तो मैं आपको 80 दिन में ही आपको इतना प्रिपेयर कर दूंगा, इतना मजबूत बना दूंगा कि आपको कहीं से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही मॉक देने की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि ये जो मॉक चला रहा हूँ ये खुद इसमें इतने सारे टाइप के क्वेश्चंस हैं कि आपको कर लोगे। और रागा का मॉक जरूर किया करिए। रागा का मॉक डेली आपको 10 बजे मिलता है। और आज क्या हुआ था कि 12 कल जो है 12 बजे मिली थी, लेकिन वो थोड़ा सा लेट हो गया था, तबीयत सही नहीं थी। और आप लोग जानते हो कि हेल्थ का कुछ है नहीं, हेल्थ कब खराब हो जाती है। चलिए ठीक है। आज हम लोग, और जो अभी तक बच्चे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं हो, टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाए, क्योंकि टेलीग्राम में ही सारे हमारे नोट्स अपलोड कर दिए जाते हैं जो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है। अब चलिए शुरू करते हैं। जय लेते हैं माता सरस्वती का नाम और शुरू करते हैं। जय माता रानी। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। लिखा हुआ है कि हमें आइडेंटिफाई द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है। यहाँ पे जो ये वर्ड दिया हुआ है गैरुलस, आप इसका सिनोनिम्स बताएं। तो आपको गैरुलस इसका सिनोनिम्स हो जाएगा हमारा टैक्टिव। ठीक है। क्या होगा सिनोनिम्स? टैक्टिव। देखिए अब इसका हम लोग मीनिंग जान लेते हैं। गैरुलस मतलब होता है बातूनी। ठीक है। क्या होता है? बातूनी। बातूनी, इसी का ये सिनोनिम्स हो गया टैक्टिव। ठीक है। देखिए गैरुलस इसका ट्रिक है, आपको मैंने उस वकैब में बताया हुआ है। जो गर्ल होती हैं वो क्या है, सबसे ज़्यादा बातूनी होती हैं। ठीक है। देखिए अब इस नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको अगर आंसर गैरुलस का पता है, सिनोनिम्स की टैक्टिव है, इन चार में से एक का पता है, आपको उसका आंसर मिल गया, आप टिक मार के आगे बढ़ जाओ, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो ऑप्शन ये तीन बचे हैं इनका भी मीनिंग आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है गैरुलस ना पूछे, इसी में से कोई उठा के पूछ दिया टेसिटन बता दीजिए, टेसिटन दे के बोलेगा कि उसका सिनोनिम्स बताइए, तो आपको अगर नहीं पता रहेगा तो आप कैसे करोगे। इसलिए ये ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है, मैं इसी के साथ साथ में आपको बताते चलता हूँ, क्योंकि सारे ऑप्शन बता दूंगा आपको। 20 मिनट में मॉक जो है एयरफोर्स में कराए जाते हैं, मैं 20 मिनट में ही आपको सारे इसके हिंदी भी बताऊंगा और कैसे है क्या होता है सब बता के ही आगे बढ़ूंगा। पैसेज तक मैं इसमें कराऊंगा। ठीक है। देखिए प्लेसिड, प्लेसिड मतलब होता है शांत। क्या होता है? शांत। जो ऐसा शांत जो कोई हरकत ना करे। क्या करे? जो कोई हरकत ना करे। ठीक है, उसको बोलते हैं। जैसे जैसे आप लिख सकते हो पैसिव। पैसिव जिसे आप बोलते हो ना सुस्त, उसी को बोला जाता है पैसिव। ठीक है। देखिए अब यहाँ टेसिटर्न, टेसिटर्न मतलब होता है कम बोलने वाला। क्या होता है? कम बोलने वाला। कम बोलने वाला, जैसे बहुत लोग होते हैं ना बहुत कम बोलते हैं, कम बोलने वाला। ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है, नेक्स्ट है पायोटल। पायोटल मतलब आप लोग समझते हो क्या होता है? पायोटल, पायोटल मतलब होता है मूलभूत। ये थोड़ा अटपटा आपको लगेगा, लेकिन ये मूलभूत होता है, जैसे कोई काम करना हो कोई चीज़, उसी को बोला जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है? फिल इन द ब्लैंक्स। लिखा हुआ है द, फिलिंग द ब्लैंक्स है। लिखा हुआ है द डॉग बीट, द डॉग बीट द बर्गल। बर्गलर समझते हो आप लोग? बर्गलर की मैं हिंदी यहाँ लिख देता हूँ। बर्गलर की हिंदी होती है, जैसे किसी घर में जो चोर होते हैं ना, जो चोर होता है, जैसे मैं यहाँ हिंदी शुद्ध लिख के समझाता हूँ। चोर, चोरी करने, चोरी करने के इरादे से घुसना। चोरी करने के इरादे, चोरी करने के इरादे से घरों में घुसना।
ठीक है। देखिए इसी को बर्गलर बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए द डॉग जो है किसको काटा, चोरी करने वाले, जो चोरी करने के लिए इंसान घुसे हैं उनको काटा, ठीक है। अब यहाँ स्पेस है, ठीक है। अब यहाँ पे इस चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, ठीक है। फिर वहाँ पे देखिए वाज इट ट्राइंग टू ब्रेक इनटू द हाउस, मतलब वो क्या कर रहे हैं, घर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो कौन कर रहा है, एक हमारा आदमी ही तो घर की तोड़ी करने की घर को दरवाजे जो होते हैं उसको तोड़ने की कोशिश कौन करेगा, चोर ही करेंगे। और चोर को करेंगे तो, और देखिए कुत्ता भी हमें चोर को ही काटेगा, तो चोर को काटेगा। तो इसमें से बताइए ऑप्शन में से कौन सा होगा, इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा। क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो ये हु है ये सब्जेक्ट का काम करता है। किसका काम करता है, सब्जेक्ट का। तो यहाँ सब्जेक्ट कौन आएगा, हु। जैसे आप देखिए आप चेक भी कर सकते हो, क्यों, देखिए ये द डॉग है, बाइट। सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। अब देखिए विच है, तो विच का यूज कहाँ किया जाता है, चुनाव के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है, चुनाव के लिए। जैसे कि 10 में से एक को बताना हो, अच्छे चीज़ों में से एक को बताना हो, उसके लिए यूज करते हैं, तो विच का, ठीक है। अब देखिए हुज, हुज का यूज कहाँ किया जाता है, हुज का यूज वहाँ किया जाता है जहाँ पॉजिटिव संबंध बताना हो, क्या बताना हो, संबंध। मतलब ये पॉजिटिव के लिए यूज होता है, क्या होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव के लिए यूज होता है। जैसे कि किसी का लड़का है, उसका लड़का है, उसकी, वहां पे हम पॉजिटिव हो। आओ भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं उल्टा बता दिया। ये औ लगता है, ठीक है। मैंने उल्टा लगा, उल्टा बता दिया, सिर्फ वही चीज़ें मैंने ध्यान नहीं दिया, उल्टा मैं बता दिया, थोड़ा जल्दी में था, बता दिया। यहाँ पे औ लगेगा, ठीक है। मेड ऑफ लेदर, जिस चीज़ को हम बीगते हैं, जैसे यूज करके उसका काम खत्म हो, लेदर को, जैसे लेदर क्यों बोला जाता है, जैसे कि इसका जो चीज़ होता है हम
और कट का मीनिंग क्या होता है, जिससे आप लोग शार्प बोलते हो ना, शार्प। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सेलेक्ट द करेक्ट वर्ब, तो यहाँ पे वर्ब हम लोग देखते हैं। अर्ली टू बेड, बेड से जल्दी उठो। अर्ली टू राइज, बेड से देखो उठो, अर्ली टू राइज जल्दी उठो बेड पे, अर्ली टू बेड बेड पे जल्दी जाओ। या ये मैं आपको बता के बोल रहा हूँ, लेकिन इसका मीनिंग यही होगा, क्योंकि अगर वैसे देखोगे सिर्फ लिखा है जल्दी बेड, इसका ऐसा अर्थ नहीं निकलता। इसका मीनिंग यही होगा कि बेड से जल्दी उठिए, अर्ली जल्दी से सुबह में उठिए। फिर उसके बाद अ मैन, स्पेस है, अ मैन हेल्दी, उसके बाद क्या है, आदमी बहुत ही अच्छा रहता है, अच्छा उसकी शरीर बॉडी रहती है। ठीक है, वेल्थी, वेल्थी एंड वाइज, और वह क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान होता है। तो इस चीज़ के जो ये थॉट है, ये एक हमारा फैक्ट है, फैक्ट है। फैक्ट होने की वजह से यहाँ पे मेड नहीं आएगा, विल मेक नहीं आएगा, मेक नहीं आएगा, ये हमेशा इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। ठीक है, आप लोग हमेशा याद रखना, कोई थॉट हो, जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई फैक्ट हो या कोई ट्रूथ हो जिसे कोई काट नहीं सकता, या कोई ईडियम हो, कोई कहावत हो, ये सब जो होते हैं, ये मोटो जो होता है, ये सारे जो वर्ड होते हैं, अगर कोई चीज़ है जो प्रसिद्ध है पूर्वज के ज़माने से और आज भी है, उसको आप उसका कोई भी इनडायरेक्ट या डायरेक्ट चेंज करके आप प्लूरल नहीं बना सकते। उसको आप हमेशा सच ही मानोगे, चाहे वो प्लूरल हो, चाहे सिंगुलर हो, चाहे वो काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल, उसको आप हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है गिव द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे मदर इन लॉ का प्लूरल बताना है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा मदर्स इन लॉ, मतलब ऑप्शन नंबर बी। देखिए अब इसको हम एकदम आसान तरीके से बताता हूँ। ये जो इन लगा हुआ है, ये जो प्रेपोजिशन होती है, प्रेपोजिशन के पहले वाले को हमेशा आप प्लूरल बनाओगे। पर क्या मैंने बोला, प्रपोजिशन के पहले वाले को आप हमेशा प्लूरल बनाओगे, पहले वाले को हमेशा प्लूरल बनाओगे। क्या मैंने बोला, प्रेपोजिशन जो है उसके पहले वाले को ही आप प्लूरल बना सकते हो। ये देखिए बाद में है, मतलब काट दीजिए। इसके में देखिए कि यस नहीं लगा है, मतलब ये ऑप्शन नंबर बी सही है। इसमें यस लगा है, काट दीजिए। इसमें तो ये इन ही गायब कर दिया है, ये तो ऐसे ही कट गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, आपको यहाँ पैसिव वॉइस चूज करना है। हाउ मैनी बुक डू यू रीड, तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, पहली बात ये बाई से बनेगा नहीं, पहले काट दीजिए। आप आगे भी देखोगे तो यहाँ पे हाउ मेनी बुक्स तो रहेगा ही रहेगा, सब में दिया है कि नहीं देख लीजिए। हाउ मेनी बुक्स इसमें भी दिया, हाउ मेनी बुक्स इसमें भी दिया। आप देखो कि ये जो है डू है, प्रजेंट इंडेफिनिट में है, तो ये बदल के किस में जाएगा, प्रजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जाएगा। तो प्रजेंट कंटिन्यूअस में जाएगा, तो इसमें तो डू दे दिया है, इंडेफिनिट में ही है, इसको काट दीजिए। यहाँ पे आर और इसमें ये दिया हुआ है। आप देखिए कि इसमें क्या है, कि इसमें रीड, आपको पता होना चाहिए कि रीड का जो फॉर्म होता है वो एक ही फॉर्म होता है। जैसे रीड जो है, रीड, रीड एंड रीड, ये जो फॉर्म होते हैं, इसका फर्स्ट फॉर्म यही होता है, सेकेंड फॉर्म भी यही होता है, एंड थर्ड फॉर्म भी यही होता है। तो यहाँ पे तो रीडेड दे दिया है, मतलब ये पहले ही गलत हो गया। मतलब अब बचा कौन सा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि इसमें से आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी, आपको पता होना चाहिए पहले कमिश्नर, कमिश्नर में कॉमी सी जो होता है, आप पहले स्पेलिंग लिख लो, जो आपको स्पेलिंग याद है। कमिश्नर पूछ रहा है तो आप लिख लो कॉमिश्नर,
तो आपको इतना पता है कि लास्ट में नर होगा, तो ये नर देखिए सब में दिया है, सब में दिया है, हाँ सब में दिया है। आपको इतना पता है कि कॉमन में जो कॉम होगा ये होगा COMM होता है, इन इसमें डबल एम होता है, तो इसमें डबल एम नहीं दिया, इसमें भी डबल एम नहीं दिया, इसमें डबल एम दिया है। और दूसरी बात कि डबल एम होता है और डबल एस होता है, तो डबल एस इसमें देख लीजिए, इसमें डबल एम दिया, इसमें डबल एस नहीं दिया, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही याद करने का तरीका होता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आर्टिकल। तो करेक्ट आर्टिकल पता करिए, इसमें आर्टिकल का यूज करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं 4, आपको बताना है। ही हैज़ बीन प्रिपेयरिंग फॉर नेशनल डिफेंस एकेडमी फॉर, जो इसको ईयर पढ़ते हो ना आप लोग, ईयर कि इसको ईयर पढ़ते हो, ईयर नहीं होता है, ये होता है एयर होता है। क्या होता है, एयर होता है। क्या होता है, एयर होता है, ये याद रखना, ये होता है हमारा। इसको ये शुद्ध प्रोनाउंसिएशन होता है ईयर का। इसको आप यहाँ पे जो एन लगाते हो, एन गलत होता है, यहाँ पे ए लगेगा। ठीक है, तो ए से देख लीजिए, तो इसमें दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है और डी में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले बात सी को काट दीजिए, सी को काट दीजिए, क्योंकि इसमें देखिए एन दिया हुआ है, एन होगा ही नहीं, मतलब काट दिया मैंने, तो ये सी और बी कट गए। अब बचा क्या, मिस्टर वर्मा इज SP। एस को क्या पढ़ते हो, एस का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, SP, मतलब ए से होता है, मतलब कि ये जो ए है, तो ए हमारा क्या है, स्वर है, तो स्वर में क्या होगा हमारा, यहाँ पे एन होगा, यहाँ सॉरी यहाँ पे होगा SP, NSP इन CIS सब, CIS सब की क्या है, SP है, तो एन है, तो यहाँ पे भी एन दिया हुआ है, यहाँ पर भी एन दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ नेक्स्ट बढ़ते हैं। माई ब्रदर इन लॉ, माई ब्रदर इन लॉ इज अ DSP, डी इसको क्या पढ़ते हो प्रोनाउंसिएशन, डी, तो ए होगा, करेक्ट है। तो ए इसमें भी दिया है, ए इसमें भी दिया है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पे। रागिनी कार, रागिनी अर्न, ई है ये, क्या है ये, ई है, अर्न्स 2000 अ मंथ, मतलब कि एक महीने का हुआ कितना कमाती है, 2000, तो ए होगा, मतलब ये द तो होगा ही नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, एक महीने की बात कर रहा है तो द आप लगा नहीं सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है ये देख लेते हैं। चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, वन हु डज नॉट केयर फॉर लिटरेचर फॉर आर्ट। जो क्या बोलते हैं, कला और साहित्य का जो कला और साहित्य का क्या क्या नहीं करता है, देखभाल नहीं करता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं फिलिस्टीन। फिलिस्टीन मतलब होता है जो अनएजुकेटेड हो, या मतलब कि जो पढ़ा लिखा ना हो, इसको शुद्ध हिंदी बोली जाती है। इसकी शुद्ध हिंदी होती अशिक्षित। शुद्ध हिंदी क्या होती, अशिक्षित, मतलब आप वही चीज हम जो बता रहे थे आपको, वही चीज है अशिक्षित। आप नॉर्मली कॉमन लैंग्वेज में आप याद करिए कि किया करिए कि जो आपको याद हो जाए जल्दी से। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि जो इंग्लिश की शुद्ध हिंदी हो वही याद करो। इसका देखिए, पैरासाइट को हम लोग समझते हैं, पैरासाइट मतलब होता है परजीवी। क्या होता है, परजीवी। क्या होता है इसका, परजीवी। देखिए प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब आप लोग समझते हैं, प्रिमिटिव मतलब होता है प्राचीन। क्या होता है, प्राचीन। एक्ट, एक्ट का मतलब समझते हो, नौका होता है। क्या होता है, नौका। अब नेक्स्ट में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नाउन। इसमें से 4 ऑप्शन में से बताइए कि इसमें से नाउन क्या है। ये तो वेल काट दीजिए, एग्जेक्टिव है। और ये अफेक्ट मतलब होता है प्रभाव पड़ना, मतलब प्रभावित करना, मतलब ये वर्ब है। करना, ना जिसमें आए वो वर्ब होती है, ये एडजेक्टिव है, इसको भी काट दीजिए। हमें ये क्या दिया, एसेंटियल। एसेंशियल मतलब आप लोग समझते हो, एसेंशियल मतलब होता है जरूरी, मतलब ये होता है एडजेक्टिव, तो इसको भी आप काट दो। तो बचा क्या, ऑप्शन ए। ये बोर्डम मतलब होता है उदास। उदास कौन होता है, नाउन में, तो ये नाउन है। ठीक है, उदास, जिसे आप लोग ग्लूमी बोलते हो ना, भद्दा। जैसे कि इसको सैडनेस, जैसे देखिए आपको लिखवा देता हूँ एक वर्ड, सैडनेस। अब मैं इसको बता रहा हूँ, जिस भी वर्ड के लास्ट में ये नेस आता है वो नाउन होता है। ठीक है, लास्ट में ये क्या किस कहाँ पर आएगा, ये लास्ट में आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम
अ ग्रीन हॉर्न, अ ग्रीन हॉर्न का मतलब आप लोग समझते हो, जो अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, जिसके पास कोई भी शिक्षा ना हो कि कोई कार्य क्या कैसे करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं। यहाँ पे देखिए वेटरनल, वेटरनल मतलब होता है, इसका मतलब होता है अनुभवी। क्या होता है? अनुभवी, अनुभवी। और ये देखिए अनइम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट पर्सन, ये तो आप लोग जानते ही हो। कैंडिड, कैंडिड मतलब होता है कि कैंडी, कैंडी को जो इसका ट्रिक था, जो अमित केबल वाला है उसको कैंडी खाना बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो मैत्रीपूर्ण है। इसका हिंदी होता है मैत्रीपूर्ण, मैत्रीपूर्ण, जो फ्रेंडली रहता है उसी को बोलते हैं मैत्रीपूर्ण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन 13 पे देख लेते हैं। लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स। आप बताइए यहाँ पर क्या होगा। इन 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ से 4 ऑप्शन है, ठीक है, आप बताइए। लिखा हुआ है एवरीथिंग, एवरीथिंग हैज, तुरंत हिज तो आएगा नहीं, हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, मतलब ये हिज दिया, हेल्पिंग वर्ब 3 में दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हैज आएगा, तो हैज है। अब मेन चीज अब बताइए दूसरे में क्या आना चाहिए, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक ये एक ही है तो ये हैज होगा। अब दूसरा में यहाँ से दूसरा है तो दूसरे में क्या आना चाहिए कि एवरीथिंग हैज, एवरीथिंग सब कुछ, सबके पास, एवरीथिंग सबके पास इट्स, क्या होता है? इट्स ऑन लिमिटेशन, हर किसी के पास एक लिमिटेशन होता है, तो यहाँ पे इट्स आ गया, तो इट्स तो इसमें आएगा नहीं, हिज का मुझे कोई दिख नहीं रहा था क्योंकि ऑलरेडी ऑन हमारा हिज का काम करता है। इट्स इसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी और सी में दिख रहा है, ठीक है। अब देख लेते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज ए न्यू टेबल। देखिए यहाँ न्यू टेबल की बात किया जा रहा है, तो बट दैट इज एन ओल्ड वन, किसकी बात कर रहा है? वन, वन, तो यहाँ पे वन वन है, तो वन है, अगर वन यूज हुआ है तो यहाँ पे वंस आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव यूज होना चाहिए, तो पॉजिटिव क्यों यूज होगा? क्यों? यहाँ पे ये एक चीज देखिए, एवरीबॉडी, एवरीबॉडी शुड लव, एवरीबॉडी प्रत्येक लोग की जिंदगी, प्रत्येक लोग की शरीर अपने देश से क्या करती है? लव, प्यार करना चाहिए या प्यार करती है, तो यहाँ पे ही जाएगा, वंस तो नहीं आएगा ना। बस यही बात है, क्योंकि वंस में आपने वन रहता, यहाँ पे ऑलरेडी पोस्ट ऑफिस का ये कामा का यूज करके आपने ये डिनोट कर दिया कि उसके आगे कुछ नहीं आना चाहिए, यार ये इसके आगे क्या आना चाहिए? प्लस नाउन आना चाहिए, तो ये देखिए नाउन का काम कर रहा है कंट्री, ठीक है, समझ गए आप लोग। मेरे साथ कमेंट में अपना आंसर देते चला करिए, ठीक है, फिर उसके बाद मेरे आंसर से मिला लिया करिए कि मैंने क्या बताया। देखिए यहाँ लिखा हुआ है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, ठीक है, एरर बताइए। द सराउंडिंग ऑफ दिस म्यूजियम अट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल कमिंग फ्रॉम द अदर प्लेस। तो पहली बात आपको याद होना चाहिए कि सराउंडिंग जो होता है, ये सराउंडिंग नाम का कोई एक भी वर्ड ग्रामर एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये सराउंडिंग नहीं, ये सराउंडिंग्स होता है। क्या होता है हमारा? ये सराउंडिंग्स होता है। क्या होता है? सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स क्या होता है? इनके सराउंडिंग्स होता है, इनके साथ हमेशा आप प्लूरल वर्ब यूज करोगे। किस क्या यूज करोगे? प्लूरल वर्ब यूज करोगे, प्लूरल वर्ब। और मैंने ये ऑलरेडी, ये जो वर्ड है मैंने ये ऑलरेडी वर्ड आपको किस में कराए हुए हैं? ऑलरेडी नाउन जो चैप्टर मैंने कराया था उसमें मैंने ये सारे वर्ड्स को बताए हुए हैं। और सराउंडिंग, सराउंडिंग के साथ कभी भी आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। और इनके साथ प्लूरल काउंटेबल का वर्ब का यूज किया जाता है। और देखिए प्लूरल नहीं, सॉरी, सिर्फ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है, इनके साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होते हैं। इनके साथ आर्टिकल द का यूज किया जा सकता है। और दूसरी बात, जैसे कि इसमें मेन चीज़ आपको एक चीज़ और बताना है, जैसे कि इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जैसे होते हैं, जैसे कि आपको इम्पोर्टेंट में क्या है, जैसे आप सीजर्स होते हैं, टंग्स होते हैं, पाइल्स होते हैं, ये सब जो होते हैं ना, इनके साथ ही यूज किया जाता है। अब इसमें एक नया वर्ड हमको दिख रहा था, ये देखिए, अ लार्ज नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ, ये जो है थोड़े से मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये अब मिटा देता हूँ क्योंकि ये तो अब आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा इसको डीपली बता देता हूँ कि अ लार्ज नंबर का यूज कैसे किया जाता है, कैसे उसकी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, वर्ब कैसे यूज होता है, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा,
क्योंकि मैं रह ही नहीं पाता हूँ। अगर मेरे पास नॉलेज है उस चीज़ के बारे में तो मैं उसको बताना जरूरी समझता हूँ। मैं रह ही नहीं पाता हूँ ना, इसलिए बात ये। अ लार्ज नंबर ऑफ, देखिए यहाँ से अ लार्ज और नंबर ऑफ, देखिए ये जो अ लार्ज नंबर ऑफ जो होता है, इसके बाद आपको यहाँ पे प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज होगा एंड प्लस प्लूरल वर्ब का यूज होगा। ठीक है, ये याद रखना है आप। ठीक है, ये जो दिया हुआ है ये हमेशा पूछता है, एयरफोर्स का पसंदीदा क्वेश्चन है, तो ये इसके बाद पूछता है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो लिखा हुआ है सी सेड टू मी आई हैड टू गो टू द मार्केट। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आई हैड के साथ टू यूज हुआ है, मतलब इसका मतलब होता है जैसे कि आप बोलते हो आई हैव टू गो होम, मुझे घर जाना पड़ेगा। तो जो पड़े का मीनिंग आता है वहीं पे हैड टू और हैव गो हैव टू इस सब का यूज किया जाता है। ठीक है, उसी का यहाँ पे बात की गई है। देखिए अब इसको इनडायरेक्ट में ये चेंज करोगे तो पहली बात आप याद रखना कि ये हैड है। क्या है? हैड है। तो ये हैड जो है, यहाँ आप हैड को देख के डर मत जाना। क्यों? क्योंकि ये जो है हैव, यहाँ पे मैं लिखता हूँ हैव, दिख रहा होगा, सॉरी नहीं दिख रहा है क्या, मैं इधर लिखता हूँ, यहाँ दिख रहा है हैव। ये जो हैव है इसकी फर्स्ट फॉर्म हैव होती है, सेकेंड फॉर्म भी हैड होती है, थर्ड फॉर्म भी हैड होती है। ये फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, ये होती है सेकेंड फॉर्म, ये होती है थर्ड फॉर्म। ठीक है, और ये जो देखिए ये सेकेंड फॉर्म ही यूज किया गया है यहाँ पर हैड में। और इसी का जब आप चेंज करोगे, क्योंकि आपको पता है कि जो इनडायरेक्ट स्पीच है V2 फॉर्म में दी हुई है, तो हमें किस में ये यूज करते हैं, ये पास्ट परफेक्ट में यूज करते हैं। पास्ट परफेक्ट में आप यूज करोगे तो पास्ट परफेक्ट में क्या आएगा, हैड प्लस का V3 आएगा, आएगा ना। तो यहाँ पे ये चेक करिए कि किस में है। तो आप चेक करोगे तो इसमें देखोगे कि सी टोल्ड मी दैट, सी ये जो आई है किस में यूज होगा, मी में, मतलब क्या हो जाएगा सी हैड। हैड के बाद गॉन आया, मतलब काट दो, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन बी में चले, सी टोल्ड मी दैट सी हैड टू, ये काट दीजिए, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सेम टू सेम कॉपी कर दिया है, कॉपी होगा नहीं क्योंकि B3 फॉर्मों में चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सी टोल्ड मी दैट सी हैड टू वेंट टू द मार्केट। तो पहली बात हैड टू गो टू मार्केट। आप यहाँ पे एक चीज देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो ये जो वेंट का यूज किया गया ये V2 फॉर्म है। क्यों? क्योंकि गो का सेकेंड फॉर्म ही हमारा वेंट होता है। जैसे गो वेंट गॉन होता है ना, ये जो देखिए गॉन है थर्ड फॉर्म, ये है सेकेंड फॉर्म। अगर यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज भी करोगे तो टू के बाद बी आना चाहिए, तभी तो थर्ड फॉर्म यूज होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जब आप तीन ऑप्शन काट दिए तो बचा कौन सा, डी, तो डी हमारा सही है। अब देखिए इसको कैसे आप चेक कर लोगे, सी टोल्ड मी डैट, सी इसके अकॉर्डिंग यूज हुआ, मतलब सी हैड, देखिए ये V2 फॉर्म है, V2 फॉर्म मतलब ये हेल्पिंग वर्ब है। क्या है ये, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का भी तो काम हमारा ये करता है, तो ये हेल्पिंग वर्ब। हमने जस्ट आपको ऊपर क्या बताया, देखिए ऊपर क्या मैंने बताया कि हैड प्लस V3 फॉर्म होना चाहिए, तो ये क्या है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और ये हमारा क्या है, V3 फॉर्म है। क्यों? क्योंकि देखिए मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि ये सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अब यहाँ पे पैसेज आ गए, पैसेज आपको दिख रहे हैं या नहीं? ठीक है, देखिए पैसेज जो है, अब यहाँ पे पैसेज से पहले आपको क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नोट कर लिया करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से दिखा देता हूँ। मैं इसको बड़ा कर दूँ या आप लोग देख लोगे? देखता हूँ, इसको बड़ा करता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर बड़ा कर दिया मैंने, देखिए ध्यान दीजिए, इस ऑप्शन को भी थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, आपको इजी हो, बस थोड़ा सा हमको ये देखिए। ठीक है,
देखिए क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन क्या पूछा है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स फॉर नेशनल डेवलपमेंट इज, मतलब कि क्या पूछा, नेचुरल रिसोर्स ऑफ नेशनल डेवलपमेंट के लिए क्या जरूरी है, तो क्या जरूरी है तो हम देख लेते हैं। यहाँ पे पढ़ते हैं, एमंग द नेचुरल रिसोर्स विच कैन बी कॉल्ड अपॉन इन नेशनल प्लान फॉर डेवलपमेंट, ठीक है, क्या है, देखिए अब लिखा हुआ है, पॉसिबली द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज ह्यूमन लेबर, किसकी ज़रूरत है, देखिए ह्यूमन लेबर। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अगर ह्यूमन लेबर काम करते हैं तो क्या क्या हमें नहीं ज़रूरत पड़ेगी, विदाउट प्रोडक्टिव लेबर force including effective leadership and intelligent middle management, no amount of foreign assistance of natural wealth can ensure successful, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ हमें किस चीज़ की ज़रूरत थी, ह्यूमन लेबर की। तो ऑप्शन में दिया है, देखिए तो कहीं, देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, मैंने जस्ट वहाँ पे पढ़ के भी बता दें किस चीज़ की ज़रूरत थी, ह्यूमन लेबर की। अगर ह्यूमन लेबर करते हैं तो इन सभी की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी जब ह्यूमन लेबर करते हैं तो आप खुद काम कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा, ह्यूमन पावर मीन्स, मतलब कि ह्यूमन पावर्स मतलब क्या होता है, ह्यूमन पावर में क्या आते हैं, मेल और फीमेल दोनों आते हैं। देखिए अब नेक्स्ट आते हैं तो क्या है, डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ से पढ़ते हैं, वन एसेंशियल फैक्टर इज यूजली ओवरलुक और इग्नोर्ड, क्या किया जा रहा है, ओवरलुक मतलब होता है नज़रअंदाज करना, इग्नोर मतलब होता है ये, ओवरलुक का अर्थ शुद्ध हिंदी होती है अनदेखा करना, और इग्नोर का मतलब होता है नज़रअंदाज करना, ठीक है। देखिए द फॉरगेटन, जो भूल गया, फैक्टर इज द रोल ऑफ यू ओमैन, जो क्या है, क्या भूल गए हैं हम लोग, रोल ऑफ ओमैन, ठीक है, क्या भूला गया है, फैक्टर ऑफ रोल ऑफ ओमैन, ओमैन के रोल को हम लोग भूल गए। तो यहाँ पे क्या लिखा, डेवलपमेंट विल बी हैंडीकैप्ड एज लॉन्ग एज ओमैन रिमेन सेकेंड क्लास सिटीजन, uneducated without any voice in family or community decisions, without legal or economical status, ठीक है, married when they are still practically children and thenceforth producing, and one baby after another, often only to see half of them die before they are of school age. We can enhance development by improving women power, देखे ह्यूमन वोमेन पावर क्या है, बाई गिविंग वोमेन अपॉर्चुनिटी टू डेवलपमेंट देम सेल्फ, उनको बदलने की अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन का अर्थ हम आंसर खोजते हैं। देखिए क्या लिखा था, हमें क्या पूछना था कि वोमेन पावर मीन्स, वोमेन पावर्स का मैंने जस्ट अभी पढ़ के बहुत ही डीपली बताया कि क्या होता है। देखिए ओनली मी नहीं होगा, काट दीजिए, ओनली वोमेन नहीं होगा, पीपल इंक्लूडिंग चिल्ड्रेन, बूथ मैन एंड वोमेन, क्या होगा इसका। अब दो ऑप्शन में से मैं आपको दे रहा हूं कि आप बताओ तो जल्दी से क्या होगा, इसका होगा बूथ मैन और वोमेन। अगर बूथ मैन और वोमेन दोनों मिलते हैं तभी तो कुछ पावर्स होती है उनकी, वही होती है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए, क्या बोला है, द इग्नोर एंड ओवरलुक फैक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन इज, क्या है, किसको किया जा रहा है, रोल ऑफ वुमेन को, किसको किया जा रहा है, रोल ऑफ वुमेन को ही तो किया जा रहा था। जस्ट मैंने आपको ऊपर बताया कि मैंने किसको भूले हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए लिखा हुआ है द फॉरगेटन फैक्टर इज द रोल ऑफ वुमेन, हम वुमेन के फैक्टर को क्या कर रहे हैं, भूल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए वन एस, मैं यहाँ तक मिटा के आपको फिर से देखिए रेड लाइन से कर रहा हूँ, आपको खुद पता चल जाएगा। देखिए ठीक है, देखिए देखिए क्या लिखा था, वन एसेंशियल फैक्टर इज यूजली ओवरलुक और इग्नोर, किसको इग्नोर कर रहे हो, द फॉरगेटन फैक्टर इज द रोल ऑफ वुमेन को ही तो कर रहे हो, रोल ऑफ वुमेन, ठीक है। बहुत ही अच्छा है, अगर आप जो डीपली बढ़िया से कॉन्स्टेंट करके अगर जो पैसेज पढ़ता है उसको आंसर सारे मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि ओमैन हैव हार्डली, ओमैन को हार्डली किस चीज़ की जरूरत है, देखिए बताए तो, एनी वॉइस इन फैमिली और कम्युनिटी डिसीजन, कम्युनिटी डिसीजन तो नहीं दिया था उसमें, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, एनी, मैं अभी पैसेज में दिखाऊंगा कहाँ से इसका आंसर है,
एनी इकोनॉमिक और लीगल स्टेटस, इसका क्या है, इकोनॉमिक लीगल स्टेटस, ऐसा भी कुछ नहीं था। एनी वाइस इन फैमिली और इकोनॉमिक स्टेटस, देखिए ये ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि अगर वो कोई भी बात अपना रखना चाहती हैं तो वो नहीं रख पाती, क्योंकि वो इकोनॉमिक स्टेटस से नहीं है ताकतवर। यहाँ पे ये देखिए, डिसाइड अबाउट देमसेल्फ, अपने उनके बारे में डिसाइड नहीं करना है, वो अपनी बातें ही नहीं रख पाती हैं। ठीक है, अब देखिए मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, लेकिन ये 20 वाला भी कर लेते हैं, अब इसको खत्म करते हैं। वुमेन पावर इज, क्या है वुमेन पावर, क्या होती है, एन एसेंशियल पावर इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशन, क्या होती है, हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम आपको 19 का भी दिखा देते हैं, 20 का भी, 20 का तो आपको पढ़ने के बाद ही आपको पता चल जाएगा। देखिए लिखा हुआ है कि, कहाँ गया, लीगल, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर वह सेकेंड क्लास सिटीजन्स अनएजुकेटेड विदाउट एनी वॉइस इन फैमिली कम्युनिटी डिसीजंस विदाउट लीगल और इकोनॉमिकल स्टेटस, ये लिखा हुआ है ना, देखिए विदाउट एनी वॉइस, यहाँ पे और का ये जो और लगा हुआ है, इसमें से आप कोई भी ले सकते हो, जो ज़्यादा प्रेफर होता है, तो मैंने वही लिया स्टेटस। ठीक है, चलिए, और मैं 20 क्वेश्चन आपको करा दिया, और मैं बहुत ही ये समझा समझा के किया हूँ, तब मुझे थोड़ा सा ये ज़्यादा टाइम लग गया, नहीं तो सच में बता रहा हूँ, अगर मॉक को मॉक की तरह कराया जाए तो सिर्फ 20 मिनट में ही आपका, ये 20 मिनट छोड़िए, 15 मिनट में ये मॉक ख़त्म कर दूंगा मैं। लेकिन क्या ज़रूरत है, आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे सॉल्व करते हैं, ये माइंड में आपको होना चाहिए। चलिए, और अगर जिसको भी बढ़िया लगता हो, वीडियो क्लासेस अच्छी लगती हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर किए, और अपने सभी दोस्तों को लेकर आइए, क्योंकि मेरी छोटी सी फैमिली है, आप उसको थोड़ा सा सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों के साथ, और उनको बोलिए कि रेगुलर आएँ, उनको रेगुलर मॉक मिलेगा और रेगुलर कंटेंट ओरिएंटेड एग्जाम कंटेंट मिलेगा, नहीं कि मैं फेक कंटेंट दे रहा हूँ। आप पढ़ो एक बार कांस्टेंट करके मेरे वीडियोस को देखिए, और फिर बताइए कि सर आप क्या पढ़ा रहे हो, उसके बाद आप कमेंट लिखना कि हाँ आप क्या पढ़ा रहे हो। अच्छा लगे तो अच्छा लिखिए, बुरा लगे तो बुरा लिखिए, नहीं पसंद आया तो पसंद भी लिखिए, और आपको जिस चीज़ की, जिस चैप्टर के जो वीक है, जिस चीज़ की जो चैप्टर आपको ज़रूरत है, आपको जो चैप्टर आपको चाहिए, आपको पढ़ना है, उसका कॉन्सेप्ट पढ़ना है, क्वेश्चंस लगाने हैं, तो आप कमेंट में लिखिए कि हाँ सर मुझे इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट है, मैथ के, रीजनिंग के, और जीएस के भी क्वेश्चंस मैं जल्द अभी अरेंज कर रहा हूँ, आपको अपलोड कराई जाएगी सारी वीडियोस। आपको एग्जाम तक मैं आपको इतना धुरंधर बना दूंगा ना कि आप भी कहोगे कि हाँ सर मैंने एग्जाम फोड़ दिया। ठीक है, बस एग्जाम को फोड़ना है, बस मेरे अंदर का यही आग है कि मैं आपको एग्जाम फोड़वाऊंगा, और जैसे भी फोड़वाऊंगा सब फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, और वो भी डीपली से पूरा हीरो तक दूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक्स।